ऐसी धरती पर बुलाया जहां से दो पुरखे आते थे मेरे, महामना रामस्वरूप वर्मा और पेरियार ललई हमारे पुरखे थे। मैं उनका असली वारिस हूं, उनके सिद्धांतों पे चल रहा हूं, उनके विचारों पे चल रहा हूं। अब अगर पेरियार ललई की ग्रंथावली के विमोचन में मैं संपूर्ण क्रांति की बात ना करूं तो कहां करूं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पे? अगर वास्तव हम ललई यादव के वंशज हैं तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि वो ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं रखते थे। और यहां बैठा हुआ कोई शख्स अगर ईश्वर की सत्ता में भरोसा रखता है तो वो ये कहना बंद कर दे कि मैं ललई का अनुयायी हूं। पेरियार ललई का अनुयायी खुद को कहने वाला श्री कृष्ण को मानता है तो वो द्रोही है उनका। महामना रामस्वरूप वर्मा और राम एक साथ नहीं चल सकते। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक और लाल धागा एक साथ नहीं चल सकते। तो जब भी शादी में जाता हूं मैं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ही भेंट करता हूं। सामान्य बैकवर्ड, सामान्य दलित जातिवादी है ही, लेकिन जो हमारे जैसे मुखौटे मंच पे भाषण ठोकते हैं उनको जातिवाद से बाहर निकलना होगा। तो पूछना चाहता हूं, पेरियार ललई कभी जाति महासभा के कार्यक्रम में गए थे क्या? कुर्मी और यादव को, प्रजापति को, विश्वकर्मा को, नाई को, चौहान को, निषाद को स्पेस देना पड़ेगा। वक्त की जरूरत है कि आपको चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का नाम लेना होगा, कि आपको शिवदयाल चौरसिया का नाम लेना होगा, कि आपको कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनानी होगी। यह वक्त की जरूरत है कि आपको त्याग मूर्ति राम लखन चंदापुरी को याद करना पड़ेगा, संत राम बीए प्रजापति को याद करना पड़ेगा, सर छोटू राम को याद करना पड़ेगा, महाराज सिंह भारती को याद करना पड़ेगा। और तुम्हारा जातिवाद क्या है? मैं अपनी जाति के अधिकारियों और नेताओं से फोटो खिंचवाता हूं, यह मेरा जातिवाद है। मेरे पुरखे के नाम पर जो ग्रंथावली लिखी गई है उसके विमोचन कार्यक्रम में मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसी धरती पर बुलाया जहां से दो पुरखे आते थे मेरे, महामना रामस्वरूप वर्मा और पेरियार ललई। दोनों एक दूसरे के सहयोगी, दोनों एक दूसरे के साथ काम करने वाले विचारक। इसलिए एक कार्यक्रम था मृत्यु भोज के विरोध में, उस कार्यक्रम को मैंने कैंसिल करके तय किया कि यहाँ पर आना चाहिए। दूसरा, इस कार्यक्रम में आने की एक और वजह थी कि इस कार्यक्रम में दिलीप मंडल जी आ रहे थे, क्योंकि दिलीप सर का आना मेरे लिए खास इसलिए था, हालांकि वो खुद गुरु शिष्य की परंपरा में भरोसा नहीं रखते, हमेशा कहते हैं कि मुझे गुरु मत कहा करो, दोस्त कहा करो, सहयोगी कहा करो, लेकिन ये तो हकीकत है कि जब मैंने पत्रकारिता सीखने की शुरुआत की जिस आईएएमसी में, उस समय सर मुझे वहाँ पढ़ाते थे। तो मेरे लिए गर्व की बात थी कि आज उनके साथ मन शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है। बाकी उर्मिलेश सर को, करदम सर का नाम जब था वहाँ पर तो स्वाभाविक है कि बड़ी बात थी, लेकिन मेन बात यही थी कि मेरे पुरखे के ऊपर जो ग्रंथावली मेरे मित्र धर्मवीर यादव गगन जी ने लिखी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अब सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। जिन पुरखे को हम यहाँ याद कर रहे हैं उनकी तस्वीर में मुझे लिख करके दिया गया, आधुनिक भारत के निर्माता, उत्तर भारत के पेरियार, एक नास्तिक महानायक। अब अगर पेरियार ललई की ग्रंथावली के विमोचन में मैं संपूर्ण क्रांति की बात ना करूं तो कहां करूं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पे? तो यहां तो करनी पड़ेगी। उस संपूर्ण क्रांति में अगर वास्तव हम ललई यादव के वंशज हैं, वास्तव में वो हमारे पुरखे थे, तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि वो ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं रखते थे। और यहां बैठा हुआ कोई शख्स अगर ईश्वर की सत्ता में भरोसा रखता है तो वो ये कहना बंद कर दे कि मैं ललई का अनुयायी हूं। यहां रह सकता है, लेकिन वो ललई का, महामना रामस्वरूप वर्मा का, जगदेव बाबू का, पेरियार रामास्वामी नायकर का और महाराज सिंह भारती का, शिवदयाल चौरसिया का अनुयायी नहीं हो सकता। और वो बुद्धिस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं कि बुद्ध ने सत्य की खोज की थी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ये थी कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर की कोई सत्ता नहीं, इस दुनिया को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। तो फिर अगर हम उनके वंशज खुद को कहलाते हैं तो इतना क्लियर तो होना पड़ेगा। ये कब तक दोहरी मानसिकता की बातें चलेंगी? नीरज भाई, पहले लोगों को आने तो दो, फिर उनमें से छांट लिया जाएगा। तो छांटी तो रहे हो 70-75 साल से, कितने लोग छांट लिए अभी तक? इसलिए
मैं इन दोनों का चेला हूं, इसलिए मैं अर्ध क्रांति की बात नहीं करता हूं, मैं संपूर्ण क्रांति की बात करता हूं और यह भी बता रहा हूं कि क्यों मैं इस क्रांति की बात करने का हकदार हूं। प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं ब्रजेश चंद जी HBTU के, वो इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने अर्जक पद्धति से मेरी शादी कराई थी, इसलिए मैं इस मंच पर बोलने का हकदार हूं। वो इस बात के गवाह है कि मेरे बेटे का नाम कबीर है। वो इस बात के गवाह है कि जन्म से लेकर अभी तक मेरे बेटे ने लाल धागा, काला टीका, हाय, चाकू कुछ नहीं पहना और आज तक उसको नजर नहीं लगती। हर मंच से चुनौती देता हूं कि देश में जो जितने बड़े पाखंडी हो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दें। क्यों? क्योंकि मेरे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है। ये दोनों एक साथ ही आते हैं, एक साथ आते हैं। इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि ये उथला उथली बात नहीं चलेगी। अगर हम सिरे से उनके पाखंडी धर्मशास्त्रों को खारिज करते हैं तो वहां से पौराणिक और काल्पनिक चरित्रों को अपने जीवन में शामिल करना भी बंद करिए। अगर राम काल्पनिक है तो संभोग वध की चर्चा क्यों? एक को लेकर के दूसरे की चर्चा क्यों करते हो? उससे आगे बढ़ूंगा, कई लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन पेरियार को मानने वाला धर्मवीर भाई मुझे क्लियर करेंगे। मैंने जितना समझा 2 दिनों में, कई लोगों से पूछा, उसके बाद ये इस मंच पे बोल पा रहा हूं। पेरियार ललई का अनुयायी खुद को कहने वाला श्री कृष्ण को मानता है तो वो द्रोही है उनका। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये दोहरी मानसिकता मुझे नहीं जोड़ना। मुझे ना संगठन बनाना है, ना पैसे कमाना है, ना राजनीति करनी है। इसलिए मैं ठोक करके ये बात बोलूंगा कि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। महामना रामस्वरूप वर्मा और राम एक साथ नहीं चल सकते। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक और लाल धागा एक साथ नहीं चल सकते। आपको लाल धागा बांधना है, जय श्री राम करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी को बदलने नहीं आया हूं, लेकिन जो बदलने के क्रम में हमारे साथ खड़े हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपका आचरण असली परिवर्तन लाता है। आचरण, क्योंकि व्यक्ति जो आपके जीवन से ऑब्जर्व करता है। मैं जब दिलीप सर के साथ काम करता था, थोड़ा समय उन्होंने मुझे दिया इंडिया टुडे में साथ में, तो मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा क्योंकि वो कुछ बताते ही नहीं है, लेकिन उनके आचरण से सीखा। मुझे कभी बैग नहीं लेने दिया, कंधा मजबूत है यार, तो यही तो हम पर पार्टी आगे ले जाएंगे, यही तो ट्रांसफर करेंगे हम बच्चों में आगे। हमने वहीं से सीखा कि कोई स्टेटस सिंबल नहीं होता। संपादक थे इंडिया टुडे जैसी उसके, और मेरे पास जब तक कार्ड नहीं था तो मुझे नीचे लेने आते थे, किसी भी लड़के को भेज सकते थे। तो जो आचरण होता है व्यक्ति का, एक घटना बताता हूं आचरण की। मुझे बरेली एक शादी में जाना था। मैं जब भी शादी में जाता हूं तो मुझे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले से अच्छा कोई जोड़ा नजर नहीं आता है जोड़े के मामले में। तो जब भी शादी में जाता हूं मैं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ही भेंट करता हूं। बरेली में जब मैं एक कार्यक्रम में गया, मेरे पास चूंकि फ्रेमिंग नहीं थी इस तस्वीर की, तो उन लोगों ने देखा कि एक फ्रेमिंग के लिए कितने परेशान हैं। मुझे मंच पर 1 घंटे भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अपने वीडियो को 20 लाख चलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। उस आचरण का फर्क यह पड़ा कि बरेली की टीम ने कहा कि अब किसी भी शादी में जाएंगे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ही देंगे। इसलिए देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं वो सबके लिए संभव नहीं है। सामान्य बैकवर्ड, सामान्य दलित जातिवादी है ही, लेकिन जो हमारे जैसे मुखौटे मंच पे भाषण ठोकते हैं उनको जातिवाद से बाहर निकलना होगा, कम से कम उनको बाहर निकलना होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि नीरज भाई आपने मंच पे कह दिया कि मैं जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, तो पूछना चाहता हूं, पेरियार ललई कभी जाति महासभा के कार्यक्रम में गए थे क्या? कोई बता दे एक बार कभी गए हो तो। बल्कि उनके कट्टर जाति वालों ने जो अपने आप को सनातनी कहते थे उनको गांव से निकाल दिया था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो फिर पेरियार केवल एक के कैसे हुए? हमारे पुरखे थे, मैं उनका असली वारिस हूं, उनके सिद्धांतों पे चल रहा हूं, उनके विचारों पे चल रहा हूं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं तमाम मंचों से। एक उदाहरण है मेरे सामने, विजय यादव मेरे साथ आया है, मेरा छोटा भाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आंदोलन में इन लोगों को सफलता क्यों मिली? दिलीप सर ने भी ट्वीट किया था, एक बार खड़े हो जाइए विजय यादव। इस आंदोलन को सफलता क्यों मिली उसकी वजह बताता हूं, रास्ते में मैंने वजह समझी। जो तथाकथित पिछड़े और दलित वर्ग के मसीहा इस फॉर्मूले को अडॉप्ट कर लें तो आपको आरएसएस, बीजेपी, संघ, मनुवाद को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम बन जाएगा। कैसे? उस आंदोलन को लीड करने के लिए
कभी मेरे पास फोन आता था अमरेंद्र पटेल का, कभी विजय यादव का। लेकिन अगर इन दोनों लोगों को डिटेन कर लिया पुलिस ने तो आंदोलन पता कौन चलाता था? मुक्ता कुशवाहा। और मुक्ता कुशवाहा को अगर पकड़ लिया तो आंदोलन चलाता था सुमित पाल, और सुमित पाल को डिटेन कर लिया तो चलाता था श्रीकांत सविता, और श्रीकांत सविता को भी अगर पकड़ लिया तो चलाता था मुकेश प्रजापति, और अगर इन लोगों को भी कर लिया तो चलाता था पवन मौर्य, और इनको भी कर लिया तो चलाता था अमित सरोज। यह थी इस आंदोलन की सफलता, जिसकी वजह से इस सामंती तानाशाही योगी सरकार को झक मार करके कहना पड़ा इलेक्शन से पहले, और अब भी कह रही है, जहां उसके पास लाखों रुपए फीस लेकर के लड़ने वाले वकील हैं, वहीं बेचारे ये लोग, लेकिन उनको कहना पड़ा कि हम इन लोगों को नियुक्तियां देंगे। क्यों? क्योंकि वहां जाति नहीं लड़ रही थी, जमात लड़ रहा था। जाति और जमात में यह फर्क है, और यह मौजूदा वक्त की मांग है। कुर्मी और यादव लोगों से अनुरोध कर लेता हूं, कष्ट हो जाता है लोगों को मेरे कहने से, कार्यक्रम में मुझे बुलाइए ना बुलाइए कोई दिक्कत नहीं है। कुर्मी और यादव को, प्रजापति को, विश्वकर्मा को, नाई को, चौहान को, निषाद को स्पेस देना पड़ेगा। और बिना स्पेस दिए, फैक्ट बोल रहा हूं, यह अनुभव है मेरा अभी तक का, सामान्य अनुभव, बाकी सर लोग बताएंगे। अगर स्पेस नहीं दोगे तो सिर्फ गाली देते रह जाओगे, फलाने भाजपाई हो गए, फलाने उस तरफ चले गए, ढिकाने उस तरफ चले गए। तुमने अपने भाई को भाई नहीं समझा, इसलिए फलाने उस तरफ चले गए। अगर भाई को भाई समझोगे और मंच पर इस तरीके से गुलदस्ता सजाओगे कि सामने वाले को मैसेज जाए, यह वक्त यह है कि आपको कुर्मी यादव में पर्याप्त दुकानें चल रही हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह वक्त की जरूरत है कि आपको चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का नाम लेना होगा। यह वक्त की जरूरत है कि आपको शिवदयाल चौरसिया का नाम लेना होगा। यह वक्त की जरूरत है कि आपको कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनानी होगी। यह वक्त की जरूरत है कि आपको त्याग मूर्ति राम लखन चंदापुरी को याद करना पड़ेगा, संतराम बीए प्रजापति को याद करना पड़ेगा, सर छोटू राम को याद करना पड़ेगा, महाराज सिंह भारती को याद करना पड़ेगा। यह जाति के नाम पर गजब खेल है भाई। जिनकी संख्या जाता उनके महापुरुष फेमस। मैं पूछना चाहता हूं, कोई यहां व्यक्ति यहां बैठा बता दे कि उत्तर प्रदेश में बिना चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और शिवदयाल चौरसिया के ओबीसी शब्द का इजाद भी नहीं हुआ था। यही दोनों वो व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ओबीसी को बताया था कि तुम पिछड़े हो। लेकिन जयंती क्यों नहीं बनती? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कम वाला जहर खा ले भाई। जिनको तुम जातिवादी कहते हो, मैं हैसियत है मेरी ये कहने की नाई समाज से कि तुम जातिवादी हो गए हो। अगर नाई समाज का व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर को जयंती नहीं मना रहा है तो तुम भी तो नहीं मना रहे हो, तो वो करे क्या? तो पहले अपना जातिवाद छोड़ो, जिनकी दुकानें ठीक ठाक हैं, तब दूसरे के सामने सवाल उठाना कि तुम जातिवादी हो गए हो। दूसरी बात, जातिवाद कर कहां पाते हो? जातिवाद यह होता है कि जब एक सवर्ण को किसी पिछड़े को नुकसान पहुंचाना होता है तो वह संगठित हो जाता है तुम्हारे नुकसान पहुंचाने के लिए। और तुम्हारा जातिवाद क्या है? मैं अपनी जाति के अधिकारियों और नेताओं से फोटो खिंचवाता हूं, यह मेरा जातिवाद है। एक भी जाति महासभा बता दे जिसने कभी अपने समाज के किसी गरीब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। सब रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वहां जाके मुख्य वो बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। कभी कोई जाति महासभा का व्यक्ति बता दे कि मैंने अपनी जाति के कमजोर व्यक्तियों को उठाने के लिए काम किया। सिर्फ मजबूत लोग एक दूसरे से फैसिलिटेट किए जाते हैं। इसलिए ललई के मंचों पर, बाबू जगदेव के मंचों पर आने वाला व्यक्ति या उनका अनुयायी कहने वाला व्यक्ति अगर अगले दिन जाति महासभा के कार्यक्रम में देखेगा तो मैं समाज का द्रोही कहूंगा। अच्छा लगे बुरा लगे आपकी जिम्मेदारी है। और अंत में अपने भाई धर्मवीर यादव गगन को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि हम जिन मनुवादियों के तथाकथित ग्रंथ पढ़ते थे जिसमें हमें गाली दी जाती थी, उन्होंने उससे एक कदम आगे बढ़ करके मेरे पुरखे के लिए 5 खंडों में ग्रंथ लिखा है। इसके लिए आप बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। जय विज्ञान, जय संविधान, धन्यवाद।